اب आ जाए नाजरीन, जो करंट अफेयर्स की बड़ी खबरें हैं इस वक्त तक के लिए। एक तो जो इस्लामाबाद वाला धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक मजीद कोई पेशरफ जो है वो शेयर नहीं की गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग जम हक हुए उनकी तादाद ज्यादा है और तादाद सही तरह बताई नहीं जा रही, जबकि सरकारी सतह पे इस चीज के बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। ये दहशतगर्दी का एक बड़ा खौफनाक वाकया है। पहले तलाल चौधरी ने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, यानी उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। ये तलाल चौधरी ने कहा जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है। और उसके बाद यही बात जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़, उन्होंने भी ये बात की कि ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। तो अगर ये खुदकुश धमाका सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है तो फिर किसकी नाकामी है? यानी सिक्योरिटी की ही नाकामी हो सकती है कि आप सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे और खुदकुश धमाका हो गया। आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, दहशतगर्द आ गए, उन्होंने आके धमाका कर दिया, फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। तो ये तो एक तरह का फेलियर है। अब इस फेलियर को आप फेलियर ना माने तो कोई क्या कर सकता है? पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें, आप कानून की किसी किताब में पढ़ लें, सिक्योरिटी की किसी किताब में पढ़ लें, दुनिया के किसी दस्तूर को उठाकर देख लें, किसी भी पैटर्न के ऊपर आप चल पड़े, आपको यही एक लफ्ज मिलेगा और आपको ये सारे यही कहेंगे कि सिक्योरिटी का फेलियर है। और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, लॉ इन्फोर्समेंट की है। अब मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो आसिम मुनीर साहब के नारे लग जाते हैं। ये मौजूदा रजीम ने तो ये तरीकाकार बंधा हुआ है ना, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी आसिम मुनीर साहब हैं और वही सबकी जमानत है और वही उन्होंने ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं तो आसिम मुनीर का नाम लेते हैं, इकॉनमी में कुछ अच्छा बुरा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई दावा आता है तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में कुछ होता है तो आसिम मुनीर का, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का नाम ये लेते हैं। हर उस चीज का क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को देने की कोशिश की जाती है जिसका क्रेडिट उनका बनता ही नहीं है। यानी एक आर्मी चीफ का क्रेडिट आप इकोनॉमी में तो नहीं दे सकते ना, ज़राअत में नहीं दे सकते आप, माहौलियात में नहीं दे सकते आप। हाँ, आप उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिट दे सकते हैं। अब हैरत की बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए ये हर फील्ड में हर जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जो अपना काम है वहां पे जब नाकामी होती है तो उसका ये मलबा अपने पे लेते ही नहीं। क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान में सब तैयार है, दूसरे के हिस्से का क्रेडिट भी ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। दूसरे के किए हुए काम के ऊपर अपनी तख्ती लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अपना जो काम बिगाड़ा हुआ है, जो काम करने में नाकामी हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको अपने साथ मुखलिस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। जहां आप गलती कर रहे हैं उस गलती को आप ठीक करेंगे, उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। हम गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़रा मुंह उठा के ये कह चुके हैं जनाब के इसके पीछे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी का फेलियर था ही नहीं। तो फिर पता नहीं है किस चीज का फेलियर था अगर ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं था। अब नाजरीन ने अता तारड़ ने एक बात की है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ ने कहा। और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त वो हंस भी रहे थे। ये एक तरह की बेइज्जती होती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सानिया APS हुआ था तो नवाज शरीफ साहब पेशावर गए थे, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने उस वक्त टीवी चैनल के ऊपर काफी तनकीद भी की थी कि नवाज शरीफ को हंसना नहीं चाहिए था। वो उस वक्त वजीर आजम थे जब सानिया APS हुआ था और पेशावर में बच्चों का कत्लेआम हो गया था, तो उस वक्त उन्हें हंसना नहीं चाहिए था, वहां पे जाके उन्हें संजीदा रहना चाहिए था। इसी तरह अता तारड़ साहब को भी इस मौके पर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मजबूर है। यानी कल मैंने वहां देखा नाचते हुए, लुडियां डालते हुए वज़रा को पंजाब में, यानी सारे बसंत मना रहे थे उस वक्त जब लाशें उठाई जा रही थी इस्लामाबाद में। यानी कम से कम अब सरकारी सतह पे बंद कर देते। लोगों को देखें, लोगों ने पैसे खर्च किए, लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लोगों की मर्जी है, मनाते हैं मनाएं, शोक करते हैं शोक करें, आम आदमी को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन सरकार क्योंकि अवामी नुमाइंदों से बनती है तो अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं और उन्हें अवाम के जज्बात का एहसास करना होता है। सरकारी सतह पे जिस तरीके से कल लुडियां डाली जा रही थी, भंगड़े और गिद्दे डाले जा रहे थे और नारे और बड़के मारी जा रही थी, ये सारी चीजें देखकर तकलीफ हो रही थी कि अभी यहां पे लाशें उठाई जा रही हैं इस्लामाबाद में। तो सरकारी सतह पे नहीं होना चाहिए था। बाकी हवा ही नहीं चली ज्यादा, और हवा चली भी है तो बसंत की हवा नहीं चली। यानी जो लाहौरी है ना, जो असल लाहौरी है, उसने बसंत को रिजेक्ट किया है। देखिए, ऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक ही होती है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठा के कोई चीज अनाउंस कर दें और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें हर चीज में, और आप लाइटें लगा के सजावट करके, आप चौकों चौराहों के अंदर गुड़ियां लटका के लोहे की, और आप रोला रोला डाल के स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर अखबारात में इश्तिहारात दे के, और अपने मखसूस गुड्डे मार्केट में ला के और अपनी
मनमानी करके तो आपको लगेगा कि आप कामयाब बना लेंगे एक इवेंट को। इवेंट्स कामयाब होते हैं लोगों की शमूलियत के साथ। तो बड़ी माजरत के साथ लोगों की शमूलियत इस बसंत के अंदर वैसी नहीं थी जैसे माजी में होती थी। हाँ, लोग एक्साइटेड थे, बहुत सारे लोग, मेरे अपने दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, वो बड़े एक्साइटेड थे। वो ये कह रहे थे कि यार बसंत आएगी, बड़े अरसे के बाद आएगी, देखेंगे। लेकिन फिर जिस तरीके से चीजों को महंगा किया गया, जिस तरीके से बसंत को कंट्रोल किया गया, वो हर आदमी जो है वो कंट्रोल तो नहीं होता कि जनाब आपने ये बार कोड है, ये वाली ये चीज है। आप ये उसूल तो आप जरूर रखें कि आप गैर कानूनी गुड्डी और डोर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी के लिए खतरा नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी पकड़ दकड़ भी साथ साथ रखी हुई थी, मनपसंद लोगों को हर तरह की छूट थी, इन चीजों के साथ लोग फेडअप हो जाते हैं। लोगों को फिर आप जिम्मेदारी अगर बताते हैं तो साथ उन्हें आप इंजॉय भी कर देते हैं। बहरहाल सरकार ने अपने तौर पे जो इंजॉयमेंट रखी थी वही हमें नजर आई है, और कोई इतने बड़े पैमाने पर गुड़ियां नहीं उड़ी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हवा नहीं चली, ये वाकई बात ठीक है कि हवा नहीं चली, इसकी वजह से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत तुनके मार मार के बंदों के कंधे और बाजू रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हवा ना हो तो कोई बंदा थोड़ा बहुत गुड्डा ऊपर कर सकता है, ये होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हवा चली है तब गुड़ियां उड़ी हैं। कुछ इलाकों में ऐसा लगा कि जैसे बसंत है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में तो फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। बहुत सारे इलाकों में ऐसे फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। वो लोग कहते हैं जी हमारे तो यहां पे नॉर्मल एतवार के ऊपर इससे ज्यादा गुड्डी उड़ा करती थी। तो बसंत के ऊपर तो एक अजीब ही आसमान भर जाता था, वो वाला माहौल अभी तक तो देखने को नहीं मिला, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं इससे पहले कि दहशतगर्दी वाले मामले पे और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैंने एक आपको खबर दी थी, सोशल मीडिया पे बड़ा उनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। अब उनके हवायतियों ने एक तसहीही क्लिप शेयर किया है और वो ये कहते हैं जी कि बसंत के हवाले से जो खबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से फैलाई गई वो खबर गलत है। तो ये जनाब उनके हवायती भी सामने आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत है। और दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन है वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब हमेशा ज्यादती करते हैं, ये भी उन्होंने किया है। तो देखिए, डंडी तो मार देते हैं इंजीनियर साहब कई दफा, ये मैं जानता हूं। अब इस मामले में इंजीनियर साहब खुद ही बताएं कि हुआ क्या था। बहरहाल उनके जो हमायती हैं वो भी एक क्लिप लेकर आए और उसमें तस्हीह कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इंजीनियर साहब के बारे में फैलाई गई वो इन्फॉर्मेशन गलत है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी। अब नाजरीन, ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं, तो वाकई ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी तो थी ही नहीं, बहुत कम होती चली जा रही थी। और इमरान खान साहब के दौर में जो पॉलिसी आई, और ये एक पॉलिसी नहीं थी, तवातर के साथ पाकिस्तान कभी लड़ रहा था, कभी एंगेज कर रहा था, और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देके, यानी सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के शहरियों की है। ये कोई कहानी ना हमें सुनाए कि जनाब ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो गए या ज्यादा फौजी शहीद हो गए। वो इस काम के लिए उन्हें चुना जाता है, वो इस काम के लिए भर्ती होते हैं। लेकिन एक आम ताजिर, एक आम राहगीर, एक आम शहरी वो इस काम के लिए भर्ती नहीं होता और वो शहीद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के शहरियों ने दी है। अगर आप 70,000 80,000 लाशों को आप गिने तो उनमें जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो बहुत कम है परसेंटेज में। बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहरी हैं जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और सफे अव्वल में खड़े हुए हैं, हार भी नहीं मानी। पाकिस्तान के शहरी जो है वो डट कर खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब का क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे मुल्क की मलकियत उनकी है जो कुर्बानी देते हैं, फौज की है क्योंकि वो कुर्बानी देती है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, पुलिस भी कुर्बानी देती है। और सबसे ज्यादा जाने और सबसे ज्यादा खून जो बहा है वो पाकिस्तान के शहरियों का बहा, उनसे ज्यादा किसी का नहीं बहा। अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो फौजियों से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, बहुत बड़ी तादाद में, फौजी कम शहीद हुए। तो हमेशा से सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो किसी मुल्क के शहरियों की होती है, और मुल्क के शहरी जो होते हैं वो मुल्क के मालिक होते हैं। जो एक मुल्क का शहरी होता है वो होता है मुल्क का मालिक, जो टैक्स पेयर होता है, जिसके पास उस मुल्क का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है उसके पास। ये इदारे जो है वो उसके मुलाजिम होते हैं, ये कोई मालिक नहीं होता है। ऐसे ये हनीफ अब्बासी साहब गलत बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सारा आंखों में वो लोग जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं, जो अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करते हैं, वो लोग नहीं जो अपना आइन का हलफ तोड़ दें, उनके बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। और कोई भी कुर्बानी किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो उस कुर्बानी के बहाने अपनी मनमानी करता फिरे या बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर दे जो उसको उसके हलफ के खिलाफ है। वो ये नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ें और फिर शोहदा के पीछे जाकर छुप जाए, ये नहीं हो सकता। आप आइन को तोड़ें, कानून को तोड़ें, इंसानी हकूक की पामालियां करें, आप सियासत में मुदाखलत करें, सारा कुछ करके आप शोहदा के पीछे जाकर नहीं छुप सकते। वो शोहदा जो है वो सारे माशरे के माथे का झूमर होते हैं, लोग उन पर फख्र करते हैं। लेकिन उनके पीछे जब आप जाके छुप जाते हैं तो आप उनकी कुर्बानियों की तौहीन करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों की सबसे ज्यादा तौहीन वो लोग करते हैं जो गलत काम करके शोहदा के पीछे जाके छुप जाते हैं, वो ज्यादती करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो कहा इन्होंने कि जी दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई, बात ठीक है। कैसे ठीक है मैं बताता हूं आपको। लेकिन जब पाकिस्तान में जर्नैलों ने मिलिट्री
اسٹیبلشمنٹ نے, جرنیلوں نے مل کر جب رجیم چینج آپریشن کیا, یہ جنرل باجوہ کے دور کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ادارے سمیت بہت زیادہ ڈاؤن جانا شروع ہو گئی, ان کی مقبولیت ہی بڑھ گئی. انہیں اس بات کا زوم تھا کہ وہ عمران خان کو ہٹا کر اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ نئی حکومت بنا دیں گے اور لوگ نئی حکومت کو تسلیم کر دیں گے, لیکن امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ قابو ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت جرنیلوں کو اپنے پرانے تحریک طالبان پاکستان کی یاد آئی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, جب بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ فوج کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو اس میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے قوم کی طرف سے, بہت زیادہ مقبولیت ملتی ہے. فوج کو ہمیشہ پیٹرن یہی رہا ہے, ہمیشہ ملی نغمے آ جاتے تھے, سارا میڈیا ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا, سوشل میڈیا ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا, 5th جنریشن وار بھی شروع ہو جاتی تھی اور بہت سارا کام ہو جاتا تھا جب بھی کبھی یہ ایک لڑائی شروع ہوتی تھی. تو پھر دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس لانے کا آغاز کیا. یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جنرل ندیم انجم ان کا کارنامہ تھا. یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں لانا چاہتے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے منع کیا, ان کی حکومت ختم ہو گئی. رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ نیچے گئی, تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم نے تو اب لے کر آنے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اناؤنس کیا کہ جناب ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم لے کر آ رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے دور میں, شہباز شریف کے دور میں, جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض حمید, انہوں نے مل کر دہشت گردوں کو لا کر بسایا. لیکن نا, اتنے بڑی تعداد میں لوگ بارڈر کراس کر کے تو نہیں آ سکتے, اور یہ آئے شہباز شریف کے دور میں, اور آ کر یہ خیبر پختونخوا میں بات کی. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے, اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسی تباہی پھیر دی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کی یاد آ گئی, اور پھر دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. تو وجہ تو پی ٹی آئی بنی نا پھر ایک طرح سے, کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائی, پھر وہ قابو نہیں آ رہی تھی تو وہ دہشت گرد لائے گئے. یہ بات شاندانہ گلزار صاحبہ نے بتائی, ان کو وہ سورسز بھی بتاتی ہیں کہ انہیں باقاعدہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے بدنام کریں گے اور ان کو وہاں خراب کریں گے خیبر پختونخوا میں. اس قسم کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے بھی رکھا ہے, اور یہ جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو ناظرین, یہ اتنی غیر سنجیدگی ہے ان کی. 2022 سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں, 4 سال ان کو ہو گئے. آج بھی یہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں ہر ناکامی کا ملبہ, حالانکہ دہشت گرد یہ واپس لے کر آئے تھے, عمران خان واپس نہیں لے کر آئے تھے. ناظرین, ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, یہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ اور ان کا خاندان بسنت انجوائے کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, پھول شول لگے ہوئے ہیں, اپنے رفقا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب. ایک اور بری خبر ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ پاکستان میں 2,85,00,000 بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو, یعنی یہ صارفین 2,85,00,000 ہیں, تو یہ اتنے میٹر ہیں, گھر بہت زیادہ بنتے ہیں, تو اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو 200 روپے ماہانہ سے لے کر 675 روپے ماہانہ تک بجلی کا فکسڈ چارجز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. آپ کا بل آئے یا نہ آئے, بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, آپ نے یہ فکسڈ چارجز اپنے بل کے اندر دینے ہیں. آپ بجلی استعمال کریں, آپ نہ کریں, یہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. کم سے کم 200 روپے, زیادہ سے زیادہ 675 روپے. یہ اب آپ کی جیب کے اوپر حکومت کا ڈاکہ, یہ تجویز آ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا ریلیف دیا تھا, تو جو انڈسٹری کو ریلیف دیا وہ پیسہ اب عام آدمی کی جیب سے یہ نکالیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف نے انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بچنے کے لیے انہوں نے یو اے ای کے پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں, سعودی عرب کے بھی رکھے ہوئے ہیں اور چین کے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جنوری میں پاکستان نے یو اے ای سے درخواست کی کہ جو $2 ارب ہم نے آپ کو دینے ہیں, پہلے تو $3 ارب دینے تھے, $1 ارب کے بدلے میں فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز دے دیے, اور فوجی فاؤنڈیشن کو کیا ملا, ان کو پی آئی اے مل گیا. اب باقی جو پیچھے رہ گیا وہ $2 ارب. اب یو اے ای کو انہوں نے کہا جی $2 ارب کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں 6.5% کا 6.5% کا ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, تو آپ مہربانی کریں یہ ٹیکس ہمارا کم کر کے 3% کر دے, اور یہ جو $2 ارب ہیں ان کی میعاد بڑھا کے ان کو رول اوور کر دیں, ہم 2 سال کے بعد آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ پیسہ واپس کرنا تھا 16 جنوری کو, اور یو اے ای نے پہلی مرتبہ تاریخ میں ہمیں ٹائم دیا 1 مہینے کا کہ 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ واپس کرو. اب ہم نے یہ پیسہ واپس کرنا ہے 15 فروری کو. حکومت کو ساری توجہ اس کے اوپر دینی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یو اے ای کو منائیں اور رول اوور لیں, ورنہ بڑے سنجیدہ مسائل ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے اندر بھی, اور پاکستان کے ساتھ بڑا ایشو ہو جائے گا کہ ہم کیسے اپنی اکانومی کو مینج کریں گے. لہذا 1 مہینے کو انہوں نے ٹائم دیا, 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے, اور 15 فروری تک آپ نے $2 ارب یا تو ان کو واپس کرنے یا پھر آپ نے مزید رول اوور لینا ہے. اب وہ پیسہ ہی آپ کا رول اوور نہیں کر رہے تو وہ آپ کا سود کہاں سے کم کریں گے. اب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, اور گلف سے اس طرح کی خبر آنا پاکستان کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے.
नाजरीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई एक मरतबा फिर पाकिस्तान में। देखिए, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, बहुत बड़ा नाम था, और इस नाम को हमेशा जिंदा रखा जा सकता था अगर हमेशा इसके प्लेटफॉर्म से इंसानी हकूक की बात की जाती। लेकिन जिन लोगों को स्टेज पे बिठाया गया, आसमा जहांगीर ग्रुप, जो वकील शकील हैं, ये वजीर वजूर बने हुए हैं सारे, इनके ऊपर तो बड़े बड़े एलिगेशन हैं। इन्होंने तो अदलिया को तबाह कर दिया, इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। बल्कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में स्टेज से खड़े होकर फौजी अदालतों की तारीफ की गई, या उसको जवाब दिया गया, उसकी हमायत की गई कि ना फौजी अदालतें तो होंगी, फिर ये होगा वो होगा, इस तरह की बात हुई। अब आसमा जहांगीर साहबा की रूह भी तड़प रही होगी, तड़प गई होंगी उनकी रूह के, यार ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ, मैंने सारी जिंदगी मार खाई, सारी जिंदगी में खड़ी रही, जिस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आज मेरे बाद मेरे लोगों ने पास नहीं रखा मेरा। देखिए, आसमा जहांगीर, फिर इसका मतलब है अब माजी हो जाएंगी। आसमा जहांगीर का नाम कोई नहीं डबो सका, उनके चाहने वालों ने, उनकी औलाद ने और उनके लोगों ने उनका नाम डबो दिया। आज पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक के अलमबरदार है तो कौन है? आज ईमान मजारी है, हादी अली चट्ठा है। आज इंसानी हकूक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग आवाज उठाते हैं। आज इंसानी हकूक के लिए आवाज कौन लोग उठा रहे हैं? मारंग बलोच आवाज उठा रही है, बहुत ताकतवर आवाज है पाकिस्तानियों की। आज सोहराब बरकत जो है वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते उठाते देखें कहां पहुंच गया। तो ये पीछे रह गई आसमा जहांगीर, उन्होंने जो शम्मा जलाई थी उनके लोगों ने बुझा दी। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर, फख्र से कहा जा सकता था इनके बारे में। लेकिन नाज़रीन, एक मैंने आपसे गुजारिश भी करनी है, वो ये कि कासिम सूरी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और देखिए उनकी पहली वीडियो है। जब मेरी पहली वीडियो थी ना, मेरे पास माइक भी नहीं था, यानी मुझे पता ही नहीं था कि इसके साथ माइक लगा के ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या वो मैंने वैसे ही कर दी थी। वैसे भी हादसाती तौर पे शुरू हुआ था। तो ये शुरू में वीडियोस होंगी, कोई प्रोडक्शन की गलती होगी, कोई छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं शुरू में। लेकिन आप सब ने इस चैनल को सपोर्ट करना है। देखिए, मेरे लिए कासिम सूरी एक पॉलिटिशियन से बढ़ के एक बहुत अच्छा इंसान और एक अजीम आदमी है, एक ईमानदार इंसान है, एक बहादुर इंसान है, और एक हमदर्द इंसान, एक दोस्त है, एक भाइयों की तरह। तो मैं तो कासिम सूरी साहब की बहुत कदर करता हूं, लेकिन मैंने देखा पाकिस्तानी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि कासिम सूरी साहब के चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे आप अपने चैनल का ख्याल रखते हैं उनका भी ख्याल रखें। कासिम सूरी साहब नए जरूर हैं, लेकिन वो बहुत तजर्बाकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम अरसे में वो एक बड़ी आवाज बनेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए, और ये होगा इंशाल्लाह। हाँ, शुरू में गलतियां होंगी, सबसे होती हैं। हमने बहुत गलतियां की प्रोडक्शन में, अब हमारी वीडियो की टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती थी, शुरू में हमसे अपलोडिंग नहीं होती थी, चीजें समझ नहीं आती थी। वो इस फील्ड के आदमी नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, सारी जिंदगी उन्होंने एक जिद्दोजहद में गुजारी है, लेकिन वो ये काम उनके लिए नया है, लेकिन वो इसको कर देंगे, मुझे इस बात का पता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब को और उनके चैनल को जितना हो सके आप सारे लोग सपोर्ट करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।